नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े आने वाले हैं और अनुमान जताया जा रहा है कि जो अक्टूबर का रिटेल इन्फ्लेशन है वो 5% से नीचे आ सकता है। आपकी क्या राय है? देखिए, सितंबर वाज 5.02 और जरूर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे आ सकता है। और आरबीआई का टारगेट जो है उससे हम बहुत पास में बैठे हैं। आरबीआई टारगेट है 4%। थोड़ा सा मूड डैम्पनिंग अगर हो सकती है तो वो आपके अनियन प्राइस जो है, प्याज की कीमतें बढ़ी हुई हैं, उनके कारण आपको थोड़ा सा मूड डैम्पन हो सकता है। बट वैसे आरबीआई का जो एस्टिमेट है 5.4 उसके आसपास है, उसके नीचे आता है तो हम वापस से एक बार रेट अनचेंज देख सकते हैं। बट इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो हमको नहीं भूलनी चाहिए कि आपके यूएस में जेरेमी पोवेल साहब जो है उन्होंने एक रेट इंडिकेशन जरूर दे रखा है। तो कहीं ना कहीं अभी हमको बहुत क्लोजली वॉच करना होगा। हमारे इन्फ्लेशन के चलते तो नहीं, यूएस इन्फ्लेशन के चलते हम एक रेट हाइक और देख सकते हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार लाल रंग के साथ जाके बंद हुए। निफ्टी की बात करी जाए तो निफ्टी करीबन 80 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 19,443 के लेवल पे जाके बंद हुआ। वहीं अगर सेंसेक्स की तरफ देखा जाए तो सेंसेक्स में आज करीबन 350 अंकों की कमजोरी देखने को मिली और आज सेंसेक्स 64,909 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अब अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करी जाए तो कोल इंडिया करीबन 5.26% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर बना। वहीं एसबीआई लाइफ करीबन 2.26% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर बना। अब अगर बीएससी के 30 शेयर्स की बात करी जाए तो आज बीएससी के 30 शेयर्स में से केवल 7 शेयर्स ही हरे निशान पे जाके बंद हुए। सर, अभी हाल ही में आयशर मोटर्स के नतीजे आए हैं जो अनुमान लगाया गया था उससे काफी बेहतर नतीजे कंपनी ने पेश किए। क्या राय बनती है? देखिए, द प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स हैव जंप 55% टू 1016 करोड़। एस्टिमेट 930 करोड़ का था। रेवेन्यू भी आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। लास्ट ईयर सेम टाइम इट वाज 450 करोड़, अभी 4115 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। और अगर हम रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स को ही देखें तो रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स करीबन 2,29,496 बिकी हैं। सितंबर क्वार्टर में देयर हैज बीन इंक्रीज ऑफ 13% और दैट इंक्रीज हैज बीन ड्रिवन बाय द न्यू लॉन्च हंटर। अभी हम देख रहे हैं कि इनकी नई हिमालयन और आ रही है जो कहीं ना कहीं इसकी ड्राइव को ऐसे ही बेहतरीन तरीके से मेंटेन रखेगी। करीबन 4600 के टारगेट्स के साथ इसमें पोजीशन मेंटेन की जा सकती है। दिवाली त्योहार पर इस साल देश में 3.75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड व्यापार हुआ है। इस साल कस्टमर्स ने भारतीय सामानों की जमकर खरीदारी की है। मोदी सरकार की मुहिम वोकल फॉर लोकल का असर फेस्टिव शॉपिंग पर भी दिखाई दे रहा है। अब फेस्टिवल्स के चलते करीब 50,000 करोड़ रुपए और व्यापार होने की संभावना है। बता दें कि इस बार चीन को दिवाली पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार में नुकसान हुआ है। पिछले सालों में दिवाली पर चीन से बने प्रोडक्ट्स को करीब 70% मार्केट इंडिया से ही मिल जाता था, जो इस बार नहीं मिला है। देश में किसी भी व्यापारी ने इस साल चीन से दिवाली से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट नहीं किया है। अनुमान के मुताबिक 3.5 लाख करोड़ के बिजनेस में करीब 13% फूड एंड ग्रोसरी में, 9% ज्वेलरी में, 12% क्लोथिंग में, 4% ड्राई फ्रूट और मिठाई में, 6% कॉस्मेटिक, 8% इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, 3% पूजन, 8% गिफ्ट आइटम, 4% फर्नीचर और 20% ऑटोमोबाइल। यमुनोत्री हाईवे में उत्तरकाशी टनल पे काम चल रहा था। दिवाली के दिन इस टनल में भूस्खलन का एक बड़ा हादसा हो जाता है। हादसे के दौरान लगभग 40 से ज़्यादा वर्कर जो है वो इस टनल में फंस जाते हैं। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो 30 घंटे से ज़्यादा हो चुका है जब ये मजदूर जो है इस टनल में फंसे हुए हैं। इनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो टनल में मलबा है, भूस्खलन के बाद जो मलबा हुआ है, इकट्ठा हुआ है, उस मलबे में से 15 मीटर तक का मलबा हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी 35 मीटर मलबा जो है वो हटाया जाना बाकी है। इसके अलावा अगर मजदूरों के लिए बात करें तो मजदूर जो हैं वो टनल के अंदर अभी फंसे हुए हैं, लेकिन उनको फैसिलिटेट करने के लिए पाइप के थ्रू ऑक्सीजन, खाने पीने की चीज़ें जो है वो पहुंचाई जा रही हैं। सर, अगर हम क्रूड ऑयल की तरफ नजर डालें तो जो हमारा WTI क्रूड है, साथ ही साथ जो ब्रेंट क्रूड है, उसमें हमें कूल ऑफ होता हुआ संकेत दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है आने वाले टाइम पे? ये जो आपने कूल ऑफ देखा है ये कहीं ना कहीं जो आपकी डिमांड, यूएस डिमांड और चाइनीज डिमांड है उसके चलते हुआ है। और फॉर द टाइम बीइंग, सम टाइम ड्यूरेशन के लिए इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी थोड़ा सा रिसीडिंग मैनर में अभी दिख रहा है। मगर एक और चीज हम नहीं भूल सकते कि
6 नवंबर को आपकी जो ओपेक है उसकी मीटिंग है, रशिया भी उसमें इंक्लूडेड है। मैं समझता हूं अगर ये क्रूड प्राइसेस ऐसे ही नीचे रही तो सऊदी अरेबिया और रशिया अपनी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन घटाने के लिए कोशिश करेंगे ताकि क्रूड ऑयल प्राइस इंप्रूव हो। इसके साथ साथ आप एक और चीज देखें कि ठंड अप्रोच कर रहे हैं हम, यूरोप ने ठंड के चलते क्रूड का कंजम्पशन बहुत एम्पलीफाइड मैनर में बढ़ जाता है, तो उस चीज को हम अगर देखें तो मैं समझता हूँ क्रूड आपका बहुत बॉटम के आसपास ही चल रहा है। वास्कोन इंजीनियरिंग्स ने बताया कि कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है। कंपनी को ये जो ऑर्डर मिला है ये प्रकाश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड जो कि मुंबई बेस्ड एक कंपनी है, उसमें कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये ऑर्डर की वैल्यू लगभग 350 करोड़ की है। इस ऑर्डर में कंपनी को प्रकाश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के लिए लगभग 2.11 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट है जहां पे कंपनी को 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK के हाउसेस को डेवलप करना है। इसके अलावा इसी प्रोजेक्ट के जो हिस्सा है उसमें से लगभग 70,000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वहां पे कंपनी को कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना है। और ये अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट को कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट कर दिया जाएगा तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो कंपनी को टाइम पीरियड मिला है वो 36 महीने का टाइम पीरियड मिला है। सर अगर M&M की तरफ नजर डाली जाए तो अभी कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए हैं और जो नेट प्रॉफिट है उसमें करीबन 67% का हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। क्या लगता है कंपनी के लिए कैसा रहने वाला है आगे का टाइम? देखिए आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 67% बढ़ के 51.88 करोड़ हो गया है। और इसको आप थोड़ा सा देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ इसका रिलेटिवली उस हिसाब से नहीं बढ़ा है, 15.7%। ग्रोथ बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी बात है 11% इसका वॉल्यूम बढ़ा है और एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो करीबन 5% से बढ़ी है। इसमें भी बहुत सारे नए लॉन्चेस हैं और XUV 700 बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है, वो थार 5 डोर के साथ कंटिन्यू होना चाहिए। मैं समझता हूँ नियर अबाउट, और अभी वैल्यूएशन टर्म्स में भी ये बहुत अंडर वैल्यूड है, तो इमीडिएट टर्म्स पे आप देखें तो 1780-1800 के टारगेट के लिए M&M में पोजीशन बनाई रखी जा सकती है। हाल ही में कुछ दिन पहले नेपाल में भूकंप आया था और इस भूकंप से नेपाल को बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में भारत हमेशा की तरह एक अच्छे पड़ोसी के तौर पर नेपाल की मदद करने के लिए सामने आया। आपको बता दें कि जो ये गैर बासमती चावल होते हैं इनके एक्सपोर्ट पर भारत ने बैन लगा दिया था, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो हमारे देश की जो स्वदेशी कंपनी है पतंजलि वो नेपाल की मदद करने के लिए आगे आया। और जो नेपाल की मदद करना चाहता है पतंजलि वो इस तरीके से करना चाहता है कि पतंजलि 21 मैट्रिक टन के आसपास जो चावल है वो नेपाल को देना चाहता है, लेकिन एक्सपोर्ट पे बैन लगने के वजह से ये पॉसिबल नहीं है। तो भारत सरकार ने फिलहाल पतंजलि को एक बार के लिए नेपाल को चावल एक्सपोर्ट करने के लिए परमिशन दे दी है। उत्तर प्रदेश में पेसमेकर से जुड़ा एक स्कैम का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस मामले में उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर समीर सराफ जो है उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। इस मामले में आपको बता दें कि जो डॉक्टर समीर सराफ पे जो आरोप लगा है वो आरोप ये लगा है कि 600 से ज़्यादा ऐसे पेशेंट हैं जिनको घटिया क्वालिटी का पेसमेकर लगा दिया है। 25 के आसपास ऐसे मरीज हैं जिनकी घटिया क्वालिटी के पेसमेकर की वजह से डेथ हो गई है। आपको बता दें कि मामले की जांच में जो एक शॉकिंग बात सामने आई है वो ये सामने आई है कि ऐसे मरीज जिनको 24 से 48 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में पेसमेकर लगाया गया है और उनकी मौत हो गई है उसी टाइम ड्यूरेशन में, तो उनकी जो पेसमेकर मशीन है उसके जांच के बहाने ये डॉक्टर उनकी पेसमेकर मशीन निकाल के दूसरे मरीजों को लगा देता था।